नमस्कार, सुप्रभात। एक बार फिर आपका हार्दिक अभिनंदन है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम एक इंडियन पॉलिटिक के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आपके बीच में आए हैं। फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार। ये यूपीएससी या स्टेट पीसीएस में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक होता है, चाहे मेंस की बात हो या फिर रहे प्रीलिम्स की बात। इस बार भी आर्टिकल 19 से मेंस में क्वेश्चन आया है और प्रीलिम्स में भी हर साल यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। यह टॉपिक बहुत बड़ा है और इसको मैं आपके बीच में विस्तारित तौर पर लाना चाहता हूँ, इसलिए ये कई पार्ट में आएगा। लेकिन आज हम शुरुआती पार्ट शुरू करते हैं, फंडामेंटल राइट्स। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडियन सिटीजन्स यानी भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार। भारत के संविधान के भाग 3 में इनको रखा गया है और भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर 35 के बीच में इनको रखा गया है। मौलिक अधिकार भारत के संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 के बीच में है और इन संविधानों की जो संरचना भारत ने ली है वह यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से ली है यानी यूएसए से ली है। तो कभी आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मौलिक अधिकार और संवैधानिक अधिकारों में क्या अंतर है या मौलिक अधिकार कानूनी अधिकारों में क्या अंतर है, तो आप कहेंगे कि वह अधिकार जो संविधान के भाग 3 के अंतर्गत आते हैं वह मौलिक अधिकार कहलाएंगे और भाग 3 के अलावा संविधान के किसी भी हिस्से में निहित अधिकारों को संवैधानिक अधिकार कहेंगे। तो यहाँ पर आप इतना याद रखना सबसे पहले कि भाग 3 से लिए गए हैं, यूएसओ से भाग 3 में है, यूएसए से लिए गए हैं और आर्टिकल 12 से लेकर 35 के बीच में इनका उल्लेख किया गया है। क्या होते हैं मौलिक अधिकार? मौलिक अधिकार क्या है, इनका स्वरूप क्या है या क्या होते हैं? तो ये वे अधिकार होते हैं जो व्यक्ति के भौतिक और नैतिक विकास के लिए, भौतिक व नैतिक विकास के लिए जरूरी होते हैं। यानी व्यक्ति के भौतिक और नैतिक विकास के लिए जरूरी अधिकारों को मौलिक अधिकार कहते हैं और इन अधिकारों को संविधान का विशेष संरक्षण प्राप्त होता है। संविधान का संरक्षण इनको प्राप्त होता है। भौतिक और नैतिक विकास के लिए, मनुष्य के भौतिक और नैतिक विकास के लिए प्रोवाइड किए गए वे अधिकार जिनको संविधान का संरक्षण प्राप्त होता है मौलिक अधिकार कहलाते हैं। अगर हम बात करें भौतिक अधिकारों में यानी भौतिक अधिकारों में क्या आएगा, तो हम ये थोड़ा सा कलर इसका चेंज कर लेते हैं, हम ये ले लेते हैं। अगर भौतिक अधिकारों की बात करें तो भौतिक अधिकारों में सांसारिक जीवन से संबंधित अधिकार, यानी कि सांसारिक जीवन में क्या क्या चाहिए आपको? हवा चाहिए स्वच्छ, पानी चाहिए, शिक्षा चाहिए, भोजन चाहिए। ये वह सारे अधिकार जो हमें सांसारिक जीवन में व्यक्तिगत जीवन को संचालित करने के लिए जरूरी होते हैं। वहीं नैतिक विकास से, नैतिक अधिकारों से अभिप्राय या नैतिक विकास से अभिप्राय सामान्य तौर पर श्रेष्ठ मनुष्य से लगाया जाता है जो मानसिक चारित्रिक रूप से भी स्वस्थ हो, या मानसिक रूप से भी और चारित्रिक तौर पर भी, यानी उसका चरित्र भी ठीक होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको, यहाँ तक हमने ये चीज़ समझने का प्रयास किया कि भारत के संविधान के अंतर्गत भाग 3 में कुछ मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है, कुछ अधिकारों का उल्लेख किया गया है जिनको मौलिक अधिकार कहते हैं। वह अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में है। इन अधिकारों को हमने अमेरिका से लिया है और मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो किसी व्यक्ति के भौतिक और नैतिक विकास दोनों के लिए जरूरी होते हैं। भारत में कई प्रकार के अधिकार हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा इसलिए आ रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि भारत में कितने प्रकार के अधिकार हैं। तो भारत में अगर अधिकारों की हम बात करें तो भारत में कई प्रकार के अधिकार हैं। हम एक एक करके देखते हैं, इसको हम विस्तार तौर पर समझाने का प्रयास करेंगे, तभी तो आप लोगों को समझ में आएगा। पहला, मौलिक अधिकार। दूसरा, संवैधानिक अधिकार। सांविधिक या कानूनी अधिकार। और फोर्थ में अगर हम रखेंगे तो मानव अधिकारों को रख लेंगे। अब हम समझते ये क्या है। यहाँ तक हमने देखा, अब हम ये देखने का प्रयास करते हैं कि
कैसे ये अलग अलग अधिकार हैं। तो हमने यहाँ पर देखा मौलिक अधिकार। अब हमें पता है कि मैंने अभी जैसा कि पहले कहा कि भाग 3 में इनका उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के बीच में, यानी कि स्वतंत्रता, समानता, ये सब इसके अंदर आ जाएंगे। अभी हम देखेंगे कौन कौन से हैं। समानता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक अधिकार, यानी वे अधिकार जो संविधान में भाग 3 के बाहर के अधिकार हो। यानी कि भाग 3 में तो जो रहेंगे वो मौलिक अधिकार हैं, भाग 3 के बाहर दिए गए वो अधिकार संवैधानिक अधिकार है, जैसे कि 300A राइट टू प्रॉपर्टी। तो हमने पहले देखा कि मौलिक अधिकार क्या है। मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो संविधान के भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में। संविधान के भाग 3 से बाहर संविधान में किसी भी जगह पर उल्लेखित अधिकारों को हम संवैधानिक अधिकार कह सकते हैं, जैसे कि 300A के अंदर राइट टू प्रॉपर्टी दिया गया है और ये भाग 12 का हिस्सा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये संवैधानिक अधिकार हो जाएगा। यानी अब हमारा जो तीसरा है सांविधिक, कानूनिक या विधिक अधिकार, इसके अंतर्गत क्या आएगा, यानी वे अधिकार जो संसद या विधायिका के कानून की देन होते हैं, जो विधायिका के कानून की देन होते हैं, वे अधिकार जो विधायिका के या संसद या विधायिका के कानून की देन होते हैं। यानी कोई भी अधिकार संसद या विधायिका के कानून से आते हैं उसको सांविधिक या कानूनी विधायक कहते हैं। संवैधानिक अधिकार यानी जो संविधान के किसी स्पेसिफिक भाग के अंदर है, और यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक मेजर थिन लाइन है, जैसे कि मातृत्व अवकाश का अधिकार। अब मातृत्व अवकाश का अधिकार तो विधायिका के किसी कानून से आया है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सांविधिक कानूनी अधिकार हो जाएगा। फोर्थ अगर हम देखना चाहें मानव अधिकार, तो वे अधिकार जो प्रत्येक व्यक्ति को मानव होने के नाते प्राप्त होते हैं। मानव होने के नाते प्राप्त अधिकार, यानी किसी भी मनुष्य को मानव होने के नाते जो अधिकार प्राप्त होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मानव अधिकार बोलते हैं। जैसे रोजगार का अधिकार, अब इन सारे अधिकारों की अगर हम बात करें तो हम कई बार ये देखने को मिलता है कि कुछ अधिकार संवैधानिक अधिकार भी होते हैं जबकि कुछ अधिकार कानूनी अधिकार भी होते हैं। इसको हम समझते हैं कैसे, यहाँ पर हम इसको एक बार समझने का प्रयास करते हैं कि कानूनी और संवैधानिक अधिकारों के बीच में कहीं ना कहीं एक थिन लाइन होती है, जैसे कि मतदान का अधिकार। सपोज करो अब आर्टिकल 326 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है कि बालिग व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में शामिल होगा। बालिग व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में शामिल होगा। और वहीं अगर हम बात करें तो राइट टू रिप्रेजेंटेशन एक्ट, आरपीए एक्ट अगर हम देखेंगे 1951, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, उसमें धारा 62 क्लोज 1 में क्या दिया गया है, उसमें कहा गया है कि प्रत्येक वेश्यक को मतदान का अधिकार होगा। प्रत्येक वेश्यक
यानी यहाँ पर आप समझ सकते हैं 18 साल से ऊपर को मतदान का अधिकार होगा। कुलदीप नैयर केस में भी ये जजमेंट आया था, और सुप्रीम कोर्ट ने पीयूसीएल केस में, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज के केस के अंदर कानूनी अधिकार माना है। तो अब यहाँ पर एक चीज़ समझिए आप लोग, देखिए कैसे ये मिले हुए हैं। तो यहाँ पर आप एक चीज़ समझिए, संविधान के अंदर दिया गया है, संविधान में जब संविधान बन रहा था तब ये उसके अंदर उल्लेखित है, तो क्या हो जाएगा, संवैधानिक अधिकार हो जाएगा। लेकिन ये 1951 में एक एक्ट से आया है, तो ये क्या आ जाएगा, लीगल राइट्स हो जाएगा, कानूनी अधिकार हो जाएगा। इस प्रकार से इनके बीच में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे सूचना का अधिकार, अगर हम आरटीआई की बात करें, आरटीआई क्या होगा, तो आरटीआई मौलिक अधिकार होगा या कानूनी अधिकार होगा, क्योंकि आरटीआई के बारे में संविधान के अनुच्छेद 19 में क्या दिया गया है, 19 क्लोज 1 सब क्लोज 1 के अंदर दिया गया है कि अव्यक्ति के लिए सूचना तक पहुंच होगी, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। और कानून में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 आया था, यानी प्रत्येक नागरिकों को सरकार से सूचना प्राप्त करने का अधिकार होता है। तो ऐसे में फिर क्या होगा, ऐसे में अगर हम इसको समझने का प्रयास करें तो यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि ये कानूनी अधिकार होगा, सूचना का अधिकार, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से ये वहाँ पर निकल रहा है। लेकिन यहाँ पर संविधान में कानून के माध्यम से आरटीआई एक्ट लाया गया, संविधान संशोधन करके आरटीआई एक्ट लाया गया, तो कहीं ना कहीं क्या है कि स्पष्टता कहाँ ज़्यादा दिख रही है। कई बार ऐसे क्वेश्चंस में आप लोग इसलिए फंस जाते हो कि आपको लगता है क्या करें, तो जहाँ ज़्यादा स्पष्टता दिख रही है वहाँ पर आप इसको क्लिक करोगे तो आपके लिए ये सबसे बेस्ट होगा। तो स्पष्टता अगर हम देखेंगे तो स्पष्टता कहाँ पर, स्पष्टता आपको यहाँ पर ही दिख रही है कि वह किस प्रकार से दोनों के बीच में एक मात्र का अंतर सिर्फ है। संपत्ति के अधिकार की अगर हम बात करें तो संविधान के भाग 3 से बाहर है, तो संवैधानिक अधिकार है और कानून के तहत अलग किया गया था। तो लेकिन इसलिए क्योंकि भाग 12 में उनको रखा गया है, तो स्पष्ट तौर पर आप इसको संपत्ति के अधिकार को संवैधानिक अधिकार कह सकते हैं। भारत में किसी भी व्यक्ति को विधि के प्राधिकार के बिना संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता, यानी आप कह सकते कि कहीं ना कहीं संवैधानिक प्रोविजंस वहाँ पर प्रोवाइड करवाए गए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कुछ न कुछ इनके मध्य एक अंतर्जाल है, अधिकारों की डिविजन्स अलग हैं, और कई बार यूपीएससी क्वेश्चंस यहाँ से सीधा सीधा पूछ लेती है। जैसे कि प्रीलिम्स में रिसेंटली उन्होंने यूपीएससी ने पूछा था कि राइट टू चूज लाइफ पार्टनर, यानी अपना लाइफ पार्टनर चूज करने का अधिकार किसके अंतर्गत आएगा, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 20। तो फिर आपने वहाँ पर ये देखना था कि कई लोग कंफ्यूज हो गए कि 19 और उसके बाद में 21 किस में से आएगा, तो 19 में लगा कि स्वतंत्रता का अधिकार है, नहीं ये राइट टू लाइफ का पार्ट था, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से निकला था। तो ऐसे कई छोटे छोटे क्वेश्चंस को आप लोग या हम लोग आप एग्जाम्स में डिलीट कर दे गलत कर देते हो। तो हमने यहाँ पर एक विजन देखने का प्रयास किया, और हमने ये देखने का प्रयास किया कि कैसे फंडामेंटल राइट्स, संवैधानिक अधिकार, कानूनी अधिकार और इनके बीच में एक अंतर है। अगर हम बात करें कि इन फंडामेंटल राइट्स को विशेष संरक्षण या प्रोटेक्शन कहाँ से मिला हुआ है, तो आपको पता है कि भारत के संविधान का आर्टिकल 32 इनको एक विशेष संरक्षण देता है, और इस विशेष संरक्षण के माध्यम से इनके वॉयलेशन या इनके उल्लंघन की परिस्थितियों में आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। यानी कि आप सुप्रीम कोर्ट जाकर सीधे राज्य के विरुद्ध आप ये इसको जा सकते हो, न्यायालय जा सकते हो। तो विशेष संरक्षण की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैं एक बार समझा देता हूँ कि मौलिक अधिकारों को विशेष संरक्षण प्राप्त है। पहला, यू कैन गो SC अंडर आर्टिकल 32, यानी कि आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। दूसरा, कभी भी राज्य अपने मनमर्जी से इनको निलंबित नहीं कर सकता, स्पेशल प्रोविजंस। नीड्स फॉर रिस्ट्रिक्शंस ऑफ दिस फंडामेंटल राइट्स, यानी कि
इनके निलंबन के लिए एक विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता होती है, जो फंडामेंटल राइट्स में अभी हम आगे देखेंगे क्या प्रक्रिया हो सकती है। तीसरा, और अगर फंडामेंटल राइट्स में कोई भी संशोधन किया जा रहा है वह सदैव विशेष बहुमत से होगा। ऐसे नहीं कि मेजोरिटी लाके आपने कर दिया। तो इनको एक स्पेशल प्रोटेक्शन मिली हुई है संविधान में आर्टिकल 32 के तहत। याद करना कि अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं तो फंडामेंटल राइट्स सिटीजन्स को मिली हुई है। कुछ फंडामेंटल राइट्स नॉन सिटीजन्स को भी हैं, देखेंगे कौन कौन से हैं। लेकिन सिटीजन्स को ये मिले हुए हैं, तो सिटीजन्स को किसके खिलाफ मिले हुए हैं? अगेंस्ट किसके मिले हुए हैं? तो ये मिले हुए स्टेट के। यानी कि सीधा सीधा फंडामेंटल राइट राज्य के खिलाफ व्यक्तियों या नागरिकों को दिए गए अधिकार होते हैं। यानी कि ये नागरिकों को राज्य के विरुद्ध प्राप्त अधिकार है। यानी कि सामान्य तौर पर राज्य विशेष परिस्थितियों के अलावा कभी भी इनको न खत्म कर सकता है न कम कर सकता है, और संशोधन के लिए भी 2/3 बहुमत की जरूरत पड़ती है। तो अगर हम बात करेंगे तो हम इनको अभी पढ़ेंगे। हमने एक जनरल इंट्रोडक्शन के माध्यम से हमने ये देखने का प्रयास किया है कि अब हम इन सारे पार्ट्स को पढ़ेंगे। फंडामेंटल ड्यूटीज मैंने आपको पढ़ा दिया है, डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स हम पढ़ेंगे। देखिए, अगर हम बात करते हैं तो भारत के संविधान में फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो ये मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। पार्ट 3 में है यूएसए और फ्रांस से, आमतौर पर यूएसए से लिया गया है। यू कैन सस्पेंड ड्यूरिंग द इमरजेंसी के दौरान केवल आर्टिकल 20 और 21 ही आप इसको 20 और 21 को ही छोड़कर अधिकार निलंबित होंगे, नहीं 20 और 21 कभी भी निलंबित नहीं होंगे। फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल ओनली द सिटीजन्स एंड नॉट टू द फॉरेनर्स, आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30। यानी कि ये सिटीजन्स के लिए हैं और नॉट टू बी फॉरेनर्स। यानी कि ये जो आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और 30 फॉरेनर्स को नहीं प्राप्त है। अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो इसके अंदर राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जैसे मैंने बताया था कि आर्टिकल 32 द वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। तो ये सारे हमने इसमें देखने वाले हैं अभी आने वाली क्लासोज में। तो राइट टू इक्वालिटी आपको पता है आर्टिकल 14 से लेकर 14 से 18 के बीच में दिया गया है। राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 से 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन आर्टिकल 23-24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से 28, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट 29-30, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32। तो ये हमारे संविधान में हम देखेंगे कि हमें फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं। लेकिन हम सबसे पहले जो अब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 के बारे में होगी। यानी आर्टिकल 12 और 13 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है, इसमें क्या प्रोविजन है फंडामेंटल राइट से संबंधित। आज हमने केवल थोड़ा सा जनरली इसको जानने का प्रयास किया है कि ये क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, क्या होते हैं, इनकी विशेषताएं, ये अभी हम बाद में देखने का प्रयास करेंगे। लेकिन अभी तक हमने एक सामान्य नॉलेज इसके बारे में लिया है। आज के लिए हम यहीं रोकते हैं। अगला लेक्चर जल्दी ही पार्ट 2 में आपके बीच में लेकर आते हैं। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। नमस्कार।